मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। यात्रा प्रबंधन का मूल मंत्र सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय और सुव्यवस्थित व्यवस्था से ही यात्रा को सफल बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार दर्शन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध लागू करने को कहा। भीड़ प्रबंधन के लिए होर्डिंग एरिया और चेक पॉइंट्स पर नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जहां श्रद्धालुओं को रोका जाए वहां भोजन, पानी, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और यात्रियों को स्थिति की नियमित जानकारी दी जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। अभी तक अच्छी यात्रा चली है हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से, यहाँ गंगा मैया के आशीर्वाद से, यमुना जी के आशीर्वाद से और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो ऐसे समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि चार धाम में पूरे देश और दुनिया के इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और प्रदेश की कहीं ना कहीं चार धाम की यात्रा की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ के होटल पूरी तरह से बुक हैं, हमारे टैक्सी वालों का काम चल रहा है, व्यापारियों का काम चल रहा है, होम स्टे वालों का काम चल रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है। तो ऐसे समय में ये हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र, अन्य मित्र, ये अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन जिसके कारण से हमारे राज्य की पूरी आजीविका चलती है, जो लाइफ लाइन है और एक सनातन की यात्रा है, उस सनातन का विरोध करके न जाने क्या संदेश देना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने देश के अंदर और बाहर कई बार भारतीय सेना का अपमान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राहुल गांधी सेना के कार्यों पर बार बार सबूत मांगते रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड को वीर भूमि बताते हुए कहा कि यहाँ हर घर से कोई ना कोई सैनिक देश सेवा में कार्यरत है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता इस तरह के बयानों को भूलेगी नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर सियासी माहौल गर्मा गया है और दोनों ही पक्षों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आने की संभावना है। फिलहाल राहुल गांधी के दौरे को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है या पैरामिलिट्री फोर्सों में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देते आए हैं, बरसों से देते आए हैं। चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो या देश की आजादी के बाद कोई भी युद्ध हो, भारत की सेना को हर 5वां सैनिक देने का काम इस देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। और राहुल गांधी जी ने देश के अंदर भी और देश के बाहर जाकर भी जिस प्रकार से देश के सैनिकों का उपवास उड़ाया है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो सबूत मांगते हैं, एयर स्ट्राइक होती है उसका मौका उड़ाते हैं। जनरल बिपिन सिंह रावत जो इस देवभूमि के लाल थे, इसके पुत्र थे और हम सबका गौरव थे, पूरे भारत के गौरव थे, उनके बारे में उनकी पार्टी ने किस प्रकार से भद्दी टिप्पणियां की, ये कोई भूल नहीं सकता है। और सेना को जगह जगह पर अपमानित करने का काम अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी जिस प्रकार से सेना के साहस पर, सेना के पराक्रम पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तो मैं समझता हूँ कि सेना के लोग कभी भूलते नहीं हैं और देवभूमि में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको सैनिकों के से कैसा व्यवहार उन्होंने किया है उसी प्रकार की अपेक्षा। देहरादून जिले के विकास नगर के शीशमबाड़ा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के आदेश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौके पर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया।
प्रशासनिक जांच में ये जमीन सरकारी पाई गई थी, जिसके बाद पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया था। आज कार्रवाई के दौरान मजार सहित अन्य अस्थायी ढांचों को पूरी तरह से हटाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। देहरादून जिले के विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आज फूल नंबर 1 के पार किराएदार बस्ती से नवाबगढ़ की ओर जाने वाले लोक निर्माण विभाग के मार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क से क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से स्थानीय ग्रामीण सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे, जो कि अब पूरी होने जा रही है। भूमि पूजन के दौरान विधायक ने कहा, सरकार क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता दे रही है और जनहित से जुड़े कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने सड़क निर्माण शुरू होने पर खुशी जताई है। का जो ये क्षेत्र था, ये मुख्य रूप से तो ये जो बीच का आबादी क्षेत्र है, इसमें बहुत गारा कीचड़ और घुटनों तक कीचड़ हो जाता था। और 2 बार ये सड़क पहले भी बनी, लेकिन चूंकि जल निकासी का कोई विषय नहीं था और भारी वाहनों का आवागमन था, तो वो बहुत परेशानी का कारण हो गया था। तो थोड़ा सा समय लगा करके बाकायदा एसटी चीफ ने मेरे साथ यहाँ पर दौरा करके और फिर इस सड़क को एक प्रकार से डिजाइन कराया गया प्रॉपरली। तो उसमें ड्रेनेज का भी इंतजाम किया गया, प्रॉपरली ड्रेनेज प्लान है उसके साथ। और ये लगभग ये मेन का और बाकी थोड़ा उधर घूम करके 3 किलोमीटर के करीब का ये टोटल स्ट्रेच है। तो इसको ये सैंक्शन किया गया। 3 करोड़ 12-13 लाख के करीब का ये काम है, इसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इसके बनने के बाद लोगों को यहाँ पर ये गारा कीचड़ धूल झंकार से मुक्ति मिल जाएगी और एक साफ सुथरा और बढ़िया शानदार रोड। देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर PMGSY के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने PWD के अधिशासी अभियंता अजय कुमार सहित विभाग के कई अधिकारियों पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने ब्रिटकुल की प्रेजेंटेशन रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में PMGSY के तहत करीब 74 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें से लगभग 20 योजनाओं का 100% भुगतान हो चुका है, जबकि जमीनी स्तर पर केवल 5 से 10% कार्य ही हुआ है। सेमवाल ने चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र के कंडवाल गांव से कफूली मल्ला मोटर मार्ग के निर्माण में 16 करोड़ रुपए के बजट में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने सचिव PWD को पत्र भेजकर जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। में मुख्य सड़कों से गांवों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले खुद PWD डिपार्टमेंट ने इसका एक प्रेजेंटेशन करवाया और ब्रिटकुल के अंतर्गत जो PMGSY की सड़कें हैं उनकी एक डिटेल मांगी और उसमें साफ, ये जो रिपोर्ट हमारे पास है 29 मई की रिपोर्ट है और इसमें साफ लिखा हुआ है, साफ इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो 20 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कम से कम कि जिसमें 20% भी काम नहीं हो रखा और 100% इस पर भुगतान हो चुका है। एक साल से सड़कें जो है, सड़कों पे काम बंद है। अधिकारी लगातार झूठ बोल रहे हैं कि सड़कों का काम पूरा हो चुका है। भारत सरकार को भी झूठी रिपोर्ट भेज दी गई है कि सड़कों का काम पूरा हो चुका है, लेकिन धरातल पे काम बिल्कुल 20%, 15% भी पूरा नहीं हुआ। तो हमने PWD के जो सचिव हैं श्री पंकज कुमार पांडे जी, उनको पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 100% भुगतान हो चुका है और आप ही की रिपोर्ट बता रही है कि उसमें काम 20%, 40% हुआ है, इन सारे प्रोजेक्ट्स के जो डॉक्यूमेंट है तत्काल सील किए जाए। जो संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं इन पर मौके पे जाकर के एक भौतिक सत्यापन बनाया जाए, इनकी कमेटी एक बनाई जाए जो भौतिक सत्यापन।
चंपावत को उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला सभागार में पर्यटन विभाग की विभिन्न योजनाओं की व्यापक समीक्षा की और लाभार्थियों से साक्षात्कार किया। बैठक में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के आवेदनों पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने कहा, इन योजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। उन्होंने ट्रैकिंग रूट्स को होम स्टे योजना से जोड़कर ट्रैकिंग क्लस्टर विकसित करने पर जोर दिया, जिससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ ही माद्री एम्पोरियम को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकसित करने के निर्देश दिए गए, जिससे स्थानीय उत्पादों को बाजार मिल सकेगा और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। स्थल हैं जिनको विकसित करके पर्यटन की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं। ऐसे स्थलों को ढूंढने के लिए ट्रैकिंग ट्रैक्शन स्कीम लागू की गई है। उसके तहत आज ग्रामों का जो है वो चयन के लिए प्रथम प्रस्तावना बैठक रखी गई थी। इसमें विभाग के द्वारा कुछ ग्रामों के संदर्भ में बताया गया, जिसको एग्री टूरिज़्म, इसके अलावा कल्चरल टूरिज़्म, अर्बन टूरिज़्म, इस तरह के कई सारे क्षेत्रों में ग्रामों को चिन्हित किए जाने के संबंध में चर्चा हुई। साथ ही कुछ जो सब्सिडी बेस्ड स्कीम्स हैं उसमें कुछ लाभार्थियों का चयन भी किया गया है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना, वाहन के लिए जो सब्सिडी स्कीम है उसकी वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों का आज जो है उनके दस्तावेज वगैरह चेक किए गए और उसको अनुमोदित किया गया है समिति। इसके अतिरिक्त हिमाद्री के हमारे यहाँ जो केंद्र हैं उनके लिए प्रस्तुति की गई कि इनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इनको चलाया जाए और जो स्वयं सहायता से जुड़ी हमारी आर्थिक रूप से पिछड़ी जो महिलाएं हैं उनको और सशक्त करने के लिए उनके माध्यम से उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी की राज्य सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों ने सीमांत जनपद चंपावत को गौरवान्वित कर दिया है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद भी जिले के होनहार युवाओं ने अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य की प्रतिष्ठित सेवाओं में चयन हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। लोहाघाट की अदिति पुनेठा और चंपावत नगर के छतार वार्ड की ऐश्वर्या भट्ट ने पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। तो वहीं टनकपुर की अंजलि चंद ने सहायक नगर आयुक्त पद पर चयन पाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शिक्षा क्षेत्र में भी चंपावत के युवाओं ने सफलता का परचम लहराया है। मनोज सिंह का चयन उप शिक्षा अधिकारी पद पर हुआ है, जबकि राकेश कुमार भी उप शिक्षा अधिकारी बने हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए इसे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। उधम सिंह नगर के सतारगंज कोतवाली का एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली परिसर में पुलिस स्टाफ के साथ बैठक की। बैठक कर विभिन्न मामलों की समीक्षा की। इस बैठक में चौकी इंचार्ज, कस्बा इंचार्ज सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एसपी सिटी ने लंबित मुकदमों और चल रही विवेचनाओं की जानकारी ली है और उनके निस्तारण की प्रक्रिया की समीक्षा की है। इसके बाद उन्होंने कोतवाली भवन और दस्तावेजों के रखरखाव का भी बारीकी से निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने कहा कि यह एक सामान्य निरीक्षण था, जिसमें कि मुकदमों और विवेचनाओं से संबंधित जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं मामलों के निस्तारण में और अधिक तेजी लाई जाए और आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान भी सुनिश्चित किया जाए। नियमित रूप से जो विवेचनाएं जो चल रही हैं थाने में, उनका आदेश तक किया जाता है, प्रोग्रेस का पता किया जाता है। तो उसके संबंध में ये निरीक्षण सामान्य निरीक्षण वैसे तो इनको फिर निर्देश बता दिया गया है कि जल्दी इनको पूरा करें और जो भी इनमें कार्रवाई होगी वो आगे करें। विकासनगर में प्रशासन एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आया। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई तहसीलदार विकासनगर विवेक राजौरी के नेतृत्व में की गई है। प्रशासन की इस पहल
की सराहना की जा रही है। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है, जबकि स्थानीय लोगों ने सरकारी भूमि को मुक्त कराने के प्रयास की सराहना की है। तहसील प्रशासन की टीम ने ठाकुरपुर और ईस्ट होप टाउन क्षेत्र में भी अभियान चलाते हुए सरकारी भूमि पर किए गए 4 अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें हटाया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अन्य अतिक्रमणों की भी पहचान की जा रही है और आने वाले दिनों में ऐसे मामलों पर और ज्यादा सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ स्थानों को चिन्हितकरण किया गया था, जिसमें गोल्डन फॉरेस्ट पर ग्राम समाज के भूमि पे जो है अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था। आज जो है उन सभी अतिक्रमणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया है। लगभग अभी तक 4 जगह कार्रवाई की जा चुकी है, अन्य जगह भी जो है कार्रवाई भी चल रही है। सर कितने अभी 5 ध्वस्तीकरण जो है कर दिए गए हैं और अभी कार्रवाई कर रहे हैं। सर जी, वो राज्य सरकार की भूमि पर जो है अवैध रूप से निर्मित थी, जिसको हटाया गया। जो भी विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत जो है अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं या किसी भी सरकारी भूमि पे ग्राम समाज की भूमि पे अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, तो उनके निर्माणों को जो है शीघ्र ही ध्वस्त किया जाएगा और उनको किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण नहीं करने देगा। देहरादून के थाना क्षेत्र में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA ने एक मस्जिद परिसर को सील कर दिया है। जी हां, प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे परिसर के साथ मुख्य प्रवेश द्वार को भी सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार MDDA ने 27 मई को ही संबंधित परिसर को सील करने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मस्जिद परिसर सील होने के बाद मुस्लिम सेवा संगठन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी का कहना है कि नोटिस में केवल 20 × 40 फीट क्षेत्र को सील करने की बात थी, लेकिन इस पूरे परिसर को सील कर दिया गया। उनका कहना है कि मस्जिद 1988 से संचालित है और इमाम के आवास के लिए बने हुए कमरे को भी विभागीय स्वीकृति प्राप्त है। संगठन ने प्रशासन से बातचीत के दौरान और जरूरत पड़ने पर न्यायालय जाने की बात भी कही है। दर्द होगा, उसे दवा की जरूरत होगी कि नहीं होगी, तो हॉस्पिटल भी जाएगा, उसे जरूरत पड़ी तो हायर सेंटर भी जाएगा। इसीलिए हमारे साथ जुल्म हुआ है और एक बार नहीं हुआ, बार बार उत्तराखंड में कुछ दिनों से कुछ सालों से जुल्म हुआ जा रहा है, रिपीटेडली हुआ है और इस जुल्म के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। संविधान में जो कुछ अधिकार हमें दिया है, किसी हद तक भी जाना पड़े, हम इस फैसिस्ट गवर्नमेंट से लड़ेंगे और अपने अधिकार इस बार मांगेंगे नहीं, उनसे छीन कर लेंगे। अभी आपको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम MDDA से वार्ता करना चाहते हैं। आपके चैनल के जरिए से मैं कह रहा हूँ, किसी MDDA किसी को डेप्यूट करें या खुद बात करें, उसके बाद इन पेपर्स को मुझसे समझें और सबसे पहले जो 20/40 का एरिया अंदर एक्चुअल मस्जिद का है, जो 1988 से यूज होता हुआ आ रहा है, उसकी डीसीलिंग करें और जो कार्यदायी संस्था ने कमरा बनाया है उसके ऊपर जो भी विभागीय कार्रवाई उन लोगों पर होनी है वो सचिवालय से या चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से जो भी उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उसके खिलाफ। चमोली जिले की सीमांत नीति घाटी में आयोजित नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के अंतिम दिन रोमांच और साहस से भरपूर 30 किलोमीटर MTB यानी माउंटेन बाइकिंग चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गमसाली से मिलारी के जंगलों के बीच दुर्गम पहाड़ी रास्तों और चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से आए हुए 100 से ज्यादा अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भागीदारी की प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वादियों के बीच खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता और अपने धैर्य का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य साहसिक पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देना और सीमांत क्षेत्रों की प्राकृतिक खूबसूरती को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाना रहा। आयोजन ने प्रतिभागियों और दर्शकों को रोमांचक अनुभव भी प्रदान किया है। ऋषिकेश में 3 और 4 जून को ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। नटराज होटल में होने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में देश भर के 60 से 70 महापौर भाग लेंगे। सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासानी ने उनके उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा
कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले महापौर यहाँ के विकास कार्यों, शहरी व्यवस्थाओं और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से प्रदेश की पहचान को एक नई मजबूती मिलती है और विभिन्न राज्यों के बीच अनुभव का आदान प्रदान भी होता है। गरिमा दासानी ने सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड की उपलब्धियों और विकास मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मेयर्स का सम्मेलन। उत्तराखंड के मेयर्स की कलाई भी खुलेगी। 60-70 के करीब मेयर आ रहे हैं पूरे देश भर से, तो वो देखेंगे ना कि किस स्तर के हमारे भी मेयर हैं, किस स्तर का हमारे मेयर यहाँ काम करा रहे हैं। और खास तौर पर ऋषिकेश के मेयर साहब तो मेजबान हैं, तो उनसे मिलकर ही बाग हो जाएंगे बाकी के सारे मेयर, बाकियों को तो छोड़िए। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन, मेरी तरफ से बधाई। जन सुनवाई को प्रभावी, पारदर्शी और परिणाम मुखी बनाने की दिशा में सोमवार को जिला सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम आमजन के लिए राहत का मंच स्थापित हुआ। जिला अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखी। जन सुनवाई के दौरान 74 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें की अधिकांश का समाधान मौके पर कर दिया गया, जबकि शेष जो बचे हुए मामले हैं, मामलों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। अधिकारियों को कहा गया है त्वरित समाधान के लिए। कार्यक्रम में पेयजल, बिजली, सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, घरेलू गैस सिलेंडर योजना, कृषि, उद्यान, सिंचाई और उरेडा विभाग से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं प्रमुख रूप से उठाई गई। जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना। सुनते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के शीघ्र समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता मिलन के दौरान एक महत्वपूर्ण मामला तब सामने आया जब भुवन चंद्र पंचोली ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण कई पात्र बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन निरस्त हो गई है। तो वहीं जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृति करने के निर्देश दिए और कहा कि तकनीकी कारणों से किसी भी जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश की संभावना है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज मंगलवार को देहरादून में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने के साथ कुछ समय के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दोपहर बाद गरज वाले बादलों के विकसित होने और उनकी हल्की बारिश की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का भी अनुमान जताया गया है। तो वहीं राज्य के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है, जिससे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी प्रशासन की तरफ से दी गई है। वहीं 7 जून तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है, ये भी जो है बताया गया है। कि 5 तारीख तक भी उत्तराखंड के जो कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम और हल्की वर्षा मिल सकती है। तो अभी अगले 4-5 दिनों में जो है रेनफॉल एक्टिविटी है। साथ ही जो देखेंगे कि आज की बात करेंगे तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र और कहीं कहीं मैदानी क्षेत्रों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। और देखेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ कहीं कहीं जो है तीव्र वर्षा के 1-2 दौर भी मिल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 2 से 5 तक भी जो उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।
तो जो है आइसोलेटेड या स्कैटर्ड एक्टिविटी आगे जो है 4-5 दिन कह सकते हैं उत्तराखंड में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं